एक सवाल आप सबके सामने ये रखा कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, बिल्कुल सही है ना। 15 अगस्त को आजादी मिली, ये भी सही है। लेकिन 15 अगस्त ही क्यों? जबकि मैंने बताया कि हमारे देश में उस समय पर जितने भी जानकारी या थोड़ा सा है ना, जिन्हें वास्तुशास्त्र वगैरह का ज्ञान था, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, उन सब ने कहा था कि पूरे वर्ष का सबसे जो बुरा दिन है वो 15 अगस्त है। उसके बावजूद भी 15 अगस्त को ही आजादी का दिन चुना गया। ऐसा क्यों हुआ? तो दरअसल उसका जवाब ये है कि आजादी किस दिन को लेना है ये हमारे हाथ में नहीं था। 15 अगस्त की जो तिथि, ये जो डेट दी गई, ये अंग्रेजों ने हम पर थोप दी, है ना। दरअसल कहानी ये है कि वर्ष 1945 में, आप सभी जानते हैं कि 1945 में उस समय पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना। और 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया, परमाणु हमला हुआ। और 9 अगस्त 1945 को ठीक 3 दिन बाद, है ना, यूएसए ने जापान के दूसरे शहर पर एक और न्यूक्लियर अटैक किया। उस शहर का नाम था नागासाकी। इन दोनों शहरों पर अटैक होने के बाद कहा जाता है कि जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र मतलब ऐसे राष्ट्र जो अमेरिका वगैरह के साथ मिलकर लड़ रहे थे, और धुरी राष्ट्र का मतलब ऐसे राष्ट्र जो जर्मनी वगैरह के साथ मिलकर लड़ रहे थे। दो तरह के ग्रुप बने हुए थे उस समय पर। तो मित्र राष्ट्र की सेना, है ना, जब जापान आई वहां की कंडीशन और स्थिति को देखने, तो कहते हैं कि मित्र राष्ट्र की सेना का रिप्रेजेंटेशन उस समय पर कर रहा था माउंटबेटन। कौन कर रहा था? माउंटबेटन। और जब वो जापान पहुंचा तो जापान की सेना ने 15 अगस्त 1945 के ही दिन उन्होंने सरेंडर किया हुआ था, उन्होंने समर्पण कर दिया था कि हमारी तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहीं पर क्या होता है, खत्म। अब हम आगे इस युद्ध को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो जिस तरह से, है ना, जो माउंटबेटन था उसके लिए 15 अगस्त की तिथि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो उसको हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक बनाना चाह रहा था। इसीलिए माउंटबेटन का ये मानना था कि हम आजादी 15 अगस्त को ही देंगे। जबकि भारत में ये डिमांड थी कि आप हमें आजादी 26 जनवरी को दीजिए। कब दीजिए आजादी? 26 जनवरी को। जब उन्होंने 15 अगस्त की ये डेट डिक्लेयर की थी ना, तो भारत में जगह जगह पर यह चर्चा चलने लगी थी कि आप 26 जनवरी 1948 को आप हमें आजादी दो। तो अंग्रेजों ने कहा कि अभी तक तो आप सब खूब आजादी आजादी कर रहे थे, है ना। आप खुद कहते हैं लगभग 200 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और जब हम अब आपको आजादी दे रहे हैं तो आप आजादी ले नहीं रहे हैं। तो हमने कहा कि आजादी हम कैसे ले लें, और ऐसे दिन हम आजादी ले लें जो उस वर्ष का सबसे बुरा दिन था। तो हमने प्रस्ताव रखा कि आप 26 जनवरी को दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। हमने कहा 200 वर्ष तो खाए ही हो, 6 महीने और खा के जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन माउंटबेटन अपनी जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि ये वही माउंटबेटन है जिसके सामने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर किया था जापान की सेना ने। ये वही माउंटबेटन है जो इस समय पर भारत का वायसराय बनकर यहां पर आया हुआ था, और उसी माउंटबेटन ने यह अनाउंस किया था कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को ही दी जाएगी। तो ये हमारे हाथ में कुछ नहीं था, ये माउंटबेटन केवल उस डेट को हिस्टोरिकल बनाना चाह रहा था। इस वजह से अपन को उसने आजादी 15 अगस्त को दे दी, और हम 26 जनवरी की डिमांड कर रहे थे। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? ऐसा नहीं हो पाया। और हम 26 जनवरी की डेट को हिस्टोरिकल बनाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार इंडिपेंडेंस डे, पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, पहली बार। और तब से हमने ये ठान लिया था कि हम 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन अपन को अंग्रेज स्वतंत्र करके कब चले गए? 15 अगस्त को। तब 26 जनवरी को क्या करते? तो हम इंतजार में थे कि 26 जनवरी की डेट को कहीं ना कहीं तो हम लाकर रहेंगे। इसीलिए आप देखोगे कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और ऐसा तैयार हुआ था कि चाहे तो उसी दिन हम उसको लागू कर सकते थे, लेकिन हमने प्लान बनाया कि पूरा संविधान हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, और हमने 26 जनवरी की उस डेट को देखे हिस्टोरिकल बना लिया। अरे हाँ के ना,
बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। तो ये 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिल गई? स्वतंत्रता। अरे मिली स्वतंत्रता। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1949 1949 में 1949 में क्या हुआ, एक समिति बनी जिसका नाम है नेशनल इनकम कमेटी। कौन सी कमेटी बनती है? तो नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय आय समिति का यहां पर गठन किया गया। और ये जो राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई है ना, कब गठित हुई? तो ये गठित हुई थी 1949 में। अरे कब हुई थी? 1949 में। किसी को संदेह तो नहीं है? अगर संदेह हो तो आप देश छोड़ सकते हो, आज का मौसम भी बहुत खराब है ना। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? 1949 में किया गया। और 1949 में जब ये कमेटी बनी तो इसका चेयरपर्सन या चेयरमैन जिस व्यक्ति को बनाया गया, उनका नाम था पीसी महालनोबिस। क्या नाम था? पीसी महालनोबिस साहब थे। और पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में नेशनल इनकम कमेटी यानी कि राष्ट्रीय आय समिति ने क्या किया, अपनी एक यहां पर बात रखी। और उन्होंने जो बात रखी वो ये रखी कि 1949 के समय पर जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, क्या है? पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम तकरीबन उस समय पर 246.90 रुपीस हो चुकी थी, यानी लगभग 247 रुपया प्रति व्यक्ति साल भर में प्राप्त करता था। ऐसा किसने कहा था? ये बोला था नेशनल इनकम कमेटी ने। और नेशनल इनकम कमेटी के चेयरमैन कौन थे बताइए? पीसी महालनोबिस साहब थे। अरे हाँ कि ना। और इन्होंने ही पहली बार ऐसा हुआ जब नेशनल इनकम का आंकड़ा आया, है ना। अभी तक आप देख रहे हैं कि सब पर कैपिटा इनकम बता रहे हैं, है ना। सब लोग पर कैपिटा इनकम बता रहे थे। और यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि यहां नेशनल इनकम का आंकड़ा सामने रखा गया और ये बताया गया कि जो उस समय पर हमारी नेशनल इनकम थी ना 1949 के समय पर, वो थी 8,700 है ना 10 करोड़। कितनी थी? 8,710 करोड़ है ना। ये हमारी टोटल नेशनल इनकम हुआ करती थी। अरे कितनी थी? 8,700 है ना 10 करोड़। ये हमारी क्या हुआ करती थी? नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय थी। तो राष्ट्रीय आय की जो है ना कैलकुलेशन या गणना की गई है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है ये तो आप समझ गए हैं ना, कि भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में है ना भारत के अंदर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, वस्तु मतलब क्या? गुड्स, भाई जिनको अपन स्टोर कर सकते हैं। सेवा मतलब क्या? जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर जो भी वस्तुएं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ, उनका लागत मूल्य या फिर अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य उनकी फाइनल वैल्यू। लागत मूल्य मतलब जो दाम उसका फैक्ट्री में था। क्या हम फैक्ट्री के मूल्य को कैलकुलेट करते हैं? क्या नहीं, हम फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। वही था हमारा नेशनल इनकम। और इसमें डेप्रिसिएशन को हमने क्या किया? हटा दिया। डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अरे बोलिए हाँ कि ना। लेकिन ये जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, इसकी कैलकुलेशन कैसे शुरू हुई है? तो इसके कैलकुलेशन जो शुरू हुई है वो शुरू होती है 1868। सबसे पहले किसने कैलकुलेशन की? दादा भाई नौरोजी, है ना। और दादा भाई नौरोजी ने क्या बताया कि 1868 के समय पर कैपिटा इनकम कितनी हुआ करती थी? 20 रुपया। मात्र 20 रुपए पर व्यक्ति साल भर में कमाता था। 1868 की बात है ये। और ऐसा कौन कह रही है? दादाजी कह रहे है ना। और वो कहां पर कह रहे हैं ऐसा? अपनी किताब में कह रहे हैं। और कौन सी किताब है उनकी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और 1911 में पिंडले सिराज ने क्या बोला कि पर कैपिटा इनकम कितनी थी भारत में? 49 रुपीस। और 1932 में प्रोफेसर वी.के. आर.वी. राव साहब क्या कह रहे हैं? कितनी इनकम थी पर कैपिटा? तो वो थी लगभग बताइए 62 रुपीस, 62 रुपया। अरे हाँ कि ना? हाँ। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अलग से एक कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? कमेटी। और इस कमेटी का नाम क्या है? नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय आय समिति। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया बताइए? है ना, इसका अध्यक्ष बनाया गया पीसी महालनोबिस को, है ना। पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे।
और उनकी हेल्प करने के लिए 2 मेंबर यहां और रखे गए थे, है ना। और जो 2 मेंबर यहां पर रखे गए ये तो क्या थे, ये अध्यक्ष थे, प्लस यहां पर 2 मेंबर और थे। और जो 2 मेंबर थे उनमें से एक का नाम है डीआर गाडगिल, है ना। गाडगिल साहब थे एक मेंबर, और दूसरे जो मेंबर थे वो थे प्रोफेसर VKRV राव। तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन, पीसी महालनोबिस, और 2 मेंबर कौन, डीआर गाडगिल एंड प्रोफेसर VKRV राव, जो 1932 में बता रहे थे, है ना, वो भी इसके मेंबर थे। और इन्होंने बोला कि 1949 के लगभग पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी थी, बताइए, 246.90 रुपीस। अरे कितनी थी, 246.90 रुपीस, यानी 247 रुपए के लगभग। और उस समय पर हमारी नेशनल इनकम कितनी निकल कर आई, 8,710 करोड़। अरे कितनी निकली, 8,710 करोड़। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा ये कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तनिक आगे, और अब हम बात करेंगे क्या कि नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, टूल्स ऑफ नेशनल इनकम, है ना। एक देखिए मैंने आपके सामने एक चार्ट बनवाया था, एक आउटलाइन मैंने बनवाई थी, उस चार्ट को सब लोग निकालिए और देखिए हमें अब क्या पढ़ना है, टूल्स ही पढ़ने हैं ना अपन को। तो टूल्स ऑफ नेशनल इनकम, बनाइए हेडिंग राष्ट्रीय आय के उपकरण। क्या क्या, पर कैपिटा इनकम, वर्तमान समय में जो है ना पर कैपिटा इनकम है वो है लगभग 2 लाख के आसपास, 2 लाख के नीचे है ना। 2 लाख से ऊपर अभी पर कैपिटा इनकम भारत में नहीं गई है ना, 2 लाख से नीचे है। जबकि मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि अभी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1,52,316 रुपए है एमपी में पर कैपिटा इनकम। कितनी है, 1,52,316 रुपए है मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम, है ना। एक व्यक्ति जो है 1,52,316 रुपए साल भर में पाता है ना। कुछ लोग कहाँ पाता है, 1,52,000 कहाँ है ना। तो वो पर कैपिटा इनकम है, वो एवरेज निकाल के वैसा उन्होंने बोला, है ना। ये अलग बात है कि घर वाले देते नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं वो 2 लाख के नीचे है, मतलब 1,70,000 के आसपास ये पर कैपिटा इनकम इस समय पर बनी हुई है ना। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं टूल्स ऑफ नेशनल इनकम। टूल्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के उपकरण, राष्ट्रीय आय के उपकरण। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में लिखा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं GDP। अरे ठीक है क्या, अरे ठीक है हो आओ। तो नेशनल इनकम के बहुत सारे टूल्स होते हैं। राष्ट्रीय आय में हम केवल नेशनल इनकम नहीं पढ़ते हैं, नेशनल इनकम में बहुत सारी चीजें आती हैं पढ़ने के लिए, और उसी में से सबसे पहले क्या आता है, जीडीपी आता है। क्या आता है, जीडीपी। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि जीडीपी का मीनिंग क्या होता है, आप में से कोई चर्चा करना चाहेगा, व्हाट इज जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, एनीवन? बताइए बताइए।
अरे बताइए। कुछ लोग कह रहे होंगे हम क्यों बताएं, आप तो बताएंगे ही, है ना? तो आप लोग भी बताइए, हम भी बताएंगे, दोनों मिलकर बताएंगे। हैं? हाँ। कंट्री में जितना उत्पादन हो रहा है उसकी वैल्यू कंट्री के अंदर। ठीक है। हाँ, और कोई कुछ अपनी बात रखना चाह रही है? कोई कुछ बताना चाह रही है? अरे कोई कुछ बताना चाह रही है क्या? अच्छा, बताने के नाम पर कोई कुछ नहीं बताना चाहता। जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं जीडीपी के बारे में? सेंटेंस नहीं बन पा रही है। इकोनॉमिक्स से पीएचडी है? अच्छा, ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के बारे में। तो जब बेसिकली हम लोग ये नेशनल इनकम चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो नेशनल इनकम चैप्टर को पढ़ने के दौरान बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, और जो ये टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने यूज होती हैं, उन्हीं में से एक टर्मिनोलॉजी आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं जीडीपी, है ना? अक्सर आप देखोगे कि हमारे देश में लोग क्या करते हैं ना, दो मुद्दों पर बड़ी चर्चा करते हैं। चाय के ठेलों पर, है ना, और जब भी व्यक्ति खाली बैठा होगा, है ना, वो दो मुद्दों पर बहुत चर्चा करेगा, एक राजनीति पर और दूसरा अर्थव्यवस्था पर। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री सरकार उसी चल रही है, और दूसरा ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट वही है ना? इतना जरूर बोलते हुए सुन लेंगे आप कि जानते हैं हमारी जीडीपी माइनस में चल रही है ना? और कोई बोलेगा जीडीपी प्लस में चल रही है, कोई बोलेगा सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ये जीडीपी प्लस माइनस तो समझ रहे हैं। अब उन्हीं से पूछ लो, व्हाट इज जीडीपी? ये जो सकल घरेलू उत्पाद आपने बोला, ये जीडीपी जो आपने टर्म बोला, ये क्या है जीडीपी? तो उस पर फिर चर्चा कम होगी, है ना? और ये जो सेगमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे आपसी चर्चा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक लाइफ में ये बहुत काम आने वाली है ना? जब भी आप डिबेट करोगे किसी के साथ, तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला जो टर्म, पहले जो शब्दावली हम लोग समझने जा रहे हैं, वो शब्द हमारा कौन सा है? तो वो शब्द है हमारा कौन सा? जी डी पी, है ना? अब जीडीपी क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखिए। जीडीपी का मतलब यह होता है कि किसी भी देश में, मैंने क्या बोला, किसी भी देश में, है ना, किसी भी कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, और हमारे यहां पर फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है तो आप सबको पता है कि 1 अप्रैल से कितना चलता है, 31 मार्च। अरे यही है। जबकि मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल ईयर क्या है? पहले यही था। मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल ईयर क्या है? मध्य प्रदेश का वित्त वर्ष है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। जबकि भारत का फाइनेंशियल ईयर, भारत का वित्त वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? आरबीआई जिस फाइनेंशियल ईयर पर काम करती है, वो किस पर काम करती है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। लेकिन हमारे यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो फाइनेंशियल ईयर है वो बस अलग है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का फाइनेंशियल ईयर हमारे यहां पर होता है 1 जुलाई से 30 जून। क्या होता है? 1 जुलाई से 30 जून। तो जब हम भारत के कृषि क्षेत्र का वित्त वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून, है ना? और वैसे जब हम पूरे देश की बात करते हैं, हमारा एवरेज फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो किसी भी देश में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, है ना, उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर, विद इन बाउंड्री, उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर, विद इन बाउंड्री, है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हुआ है, मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन हुआ, उनके
फाइनल वैल्यू, उनके अंतिम मूल्य को ही क्या कहा जाता है? उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम जीडीपी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इस परिभाषा को। इस परिभाषा को आप पहले लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि किसी भी देश में, किसी भी देश में, परिभाषा लिखेंगे, किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान, विदेश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान उसके घरेलू सीमा के अंदर in a financial year of the country produced all goods and services within boundary in a financial year of country produced goods and services within boundary, their final value is known as GDP. सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही, उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही, अंतिम मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, इज नोन एज जीडीपी, मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए, जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। जीडीपी की परिभाषा ये कहती है कि कोई भी देश है, अब भाई कोई भी देश को क्या करना, अपन को तो अपने देश से मतलब है ना। किसी भी देश में तो अपना देश क्या है भैया, इंडिया, भारत है। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, अब भारत में फाइनेंशियल ईयर कितना है बताइए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही है। तो भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में हमारी बाउंड्री के अंदर, हमारी बाउंड्री के अंदर, हमारी बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ, उनके फाइनल वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। एक बात बताइए, सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक, फाइनेंशियल ईयर आपको ध्यान रखना है, वित्त वर्ष, और हमारा क्या है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, विद इन बाउंड्री, है ना, एक सीमा के भीतर हो रहा है ना। तीसरा क्या याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है ना। और चौथा क्या है, उसका फाइनल वैल्यू, उसके अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक बात बताइए, जब भी हम भारत की बात करेंगे तो जो हमारा इंडिया यानी भारत है, इसकी अगर बाउंड्री आप देखिए तो कितने कंट्री से लगती है। भारत की सीमा अगर आप देखो तो कितने देशों को स्पर्श करती है, 7, है ना। 7 कंट्रीज के साथ हमारी बाउंड्री, है ना, स्पर्श होती है। इसके अलावा तो 7 देशों के साथ जितनी हमारी टोटल बाउंड्री है ना, जितनी हमारी टोटल सीमा है, उसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ, है ना। लगभग 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो बाउंड्री है हम किसके साथ शेयर करते हैं, है ना, बांग्लादेश के साथ। और दूसरी तरफ सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं, अफगानिस्तान के साथ, केवल 106 किलोमीटर के आसपास हमारी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है ना। जितनी भी हमारी ये सीमा है टोटल, है ना, इस सीमा को हम लोग कहते हैं स्थलीय सीमा। क्या बोलते हैं इसको, ये हो हमारी स्थलीय सीमा हो गई। अरे हाँ कि ना, है ना। और आप सबको पता है कि जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है ना, कोस्टल जो बाउंड्री है, मतलब कि जो तटीय सीमा है
है ना। इस कोस्टल बाउंड्री की अगर हम बात करें तो ये टोटल कितना है, 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर हमारी कोस्टल लाइन है। कितनी है, 7516 हमारी तटीय सीमा है ना। और आप सब जानते हो एक चीज क्या, कि भारत में है ना, ये जो गुजरात वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, है ना, गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, है ना, ये वाला हिस्सा क्या, गुजरात, है ना, ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र, ये वाला हिस्सा गोवा, ये वाला कौन सा आ गया, कर्नाटका, है ना, ये कौन सा आ गया, केरला, है ना, फिर उसके बाद ये तमिलनाडु, अरे हाँ कि ना, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, है ना, उड़ीसा के बाद फिर वेस्ट बंगाल, है ना। इतने स्टेट हैं जो कि हमारे कहां पर स्थित है, कोस्टल लाइन पर, ये तट में है ना, जिनके किनारे क्या है, समुद्र है। तो 12,000 किलोमीटर की लगभग अगर हम देखें, 15,000 लगभग, है ना, हमारी क्या मानी जाती है, ये हमारी 7 कंट्रीज से बाउंड्री लगती है, सारे देशों को आप जोड़ दो। 4100 किलोमीटर लगभग बाउंड्री तो हम अकेले किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ, है ना। और कोस्टल बाउंड्री हम कितना शेयर करते हैं बताइए, 7516 किलोमीटर के आसपास, है ना। ये हमारी क्या है, भारत की, ये है हमारी सीमा, ये है हमारी बाउंड्री, अरे हाँ कि ना, अरे समझे कि नहीं समझे। इसके अलावा हमारी एक, है ना, ओशियन बाउंड्री भी है, हमारी सामुद्रिक सीमा भी है। और हमारी जो ओशियन बाउंड्री है, हमारी जो सामुद्रिक सीमा है, वो क्या है, तो वो है 200 नॉटिकल मील। क्या है, 200 नॉटिकल माइल या मील, है ना, 200 नॉटिकल मील, ये है हमारी समुद्री सीमा। समुद्र के अंदर भी हमारा अधिकार है, और कितना अधिकार है, 200 नॉटिकल मील। और 200 नॉटिकल मील अगर बोले तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना, 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। तो अब आप समझ सकते हो कि 200 नॉटिकल मील, है ना, इनटू 1.852, अगर आपको किलोमीटर में निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अरे हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना। तो भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के दौरान हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर, अब सीमा क्या है, तो हमारी सीमा 7 देशों से जो लग रही है वो, दूसरा जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है वो, और तीसरा जो हमारी ओशनिक बाउंड्री है वो। इसके अंदर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो जाए, जितनी भी सेवाओं का उत्पादन हो जाए, गुड्स एंड सर्विसेज तो जानते हैं ना, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या हुआ, उत्पादन यानी प्रोडक्शन हुआ, उनके फाइनल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर, है ना, 10 पेन बनाए गए एक फाइनेंशियल ईयर में। कितने पेन प्रोड्यूस किए गए, 10, है ना। 10 पेन का बेसिकली क्या हुआ, उत्पादन हुआ हमारे देश में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, हाँ कि ना। और है ना, ये जो एक पेन है, एक पेन का जो फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि लागत जो मूल्य है, ये है लगभग 7 रुपया। कितना है, 7 रुपया। मतलब इसको बनाने में जो पूरा खर्च आया है, या जो कंपनी ने, है ना, फैक्ट्री में इसकी वैल्यू डिसाइड की, वो कितनी डिसाइड कर दी, 7 रुपया। लेकिन क्या ग्राहकों को ये 7 रुपए में ही मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा, है ना। कल मैंने बताया था कि अब ये पेन फैक्ट्री से चलेगा, है ना। उस पेन की कीमत जो फैक्ट्री में है उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, उसे कहा जाता है लागत मूल्य। क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, उसे लागत मूल्य कहते हैं, है ना। अब जब ये पेन कस्टमर के पास, यानी कि एक आम आदमी के पास आएगा, किसके पास आएगा, आम आदमी के पास, तो पहले ये आएगा होलसेलर के पास, थोक विक्रेता। अब जब थोक विक्रेता फैक्ट्री से पेन को लाएगा तो पेन को लाने में उसका खर्च होगा, तो उसने बढ़ाकर उसका दाम कितना कर दिया, 8 रुपए, अरे कर दिया। अब होलसेलर के पास से वही पेन अब आगे कहां जाएगा, रिटेलर के पास, अरे कहां जाएगा, रिटेलर के पास। और रिटेलर ने भी उसमें 1 रुपया जोड़ दिया, अब पेन का दाम क्या हो गया, 9 रुपया। अरे 9 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। और रिटेलर के पास से अब जो हमारे घर के पास स्टेशनरी वाला है, वो जो पेन को ला रहा है, वो भी तो लाने में खर्च कर रहा है, और उसने भी 1 रुपए अधिक लिया। यानी कि कस्टमर तक
है ना, जिस दाम पर वो चीज पहुंची है उसी को हम कहते हैं फाइनल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? उसे हम कहते हैं फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू का मतलब है ना, यहां पर डिसाइड थी पेन की कितनी, 10 रुपया, है ना। अब 10 रुपया अगर डिसाइड थी, कितने पेन है टोटल? 10। एक पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपया। तो 10 पेन की कीमत कितनी हो गई? 100 रुपया, है ना। 100 रुपया ये हमारी पेन की जीडीपी हो गई। किसकी जीडीपी हो गई? पेन की। अब ऐसे ही सोचो, पेन के साथ साथ दूसरी चीजें भी तो बनती होंगी, अरे हाँ कि ना। तो 100 रुपया सरकार ने, है ना, पेन का जोड़ लिया, और बाकी किताब बनाने वालों ने अपना काम किया, उन्होंने किताब बनाई। 100 रुपया किताब वाले ने बताया हमारा 100 रुपया जोड़ लो, सरकार ने 100 रुपया उनका जोड़ लिया, है ना। 100 रुपया वो स्किल वाले ने बनाया, है ना, 100 रुपया उसका हुआ। ऐसे ही आप सोचो कितनी वस्तुएं हैं, कितनी गुड्स बनी होंगी, कितनी सर्विसेज में, है ना, फायदा हुआ होगा। ये सारा का सारा ना जब एक जगह पर रख कर कैलकुलेट कर लिया जाता है ना, इसी को हम कहते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। इसी को बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी भी देश में उसकी बाउंड्री के अंदर, उसकी बाउंड्री के अंदर, है ना, जितना भी प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, उन गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू मतलब जिस रेट पर वो वस्तु कस्टमर यानी ग्राहक के पास पहुंची है। वस्तु के दो कीमत होती हैं, एक को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट और एक को अपन कहते हैं फाइनल वैल्यू। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो उस गुड का दाम फैक्ट्री में था, और फाइनल वैल्यू का मतलब है जिस दाम पर वो वस्तु ग्राहक यानी कस्टमर को बेची गई है। अरे बोलिए, है ना। तो जीडीपी में हम किसको काउंट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट या फिर फाइनल वैल्यू को? तो हम फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पेन से सरकार को कितना मिला? 100। कॉपी से कितना मिल गया? 100। उसी तरह से स्केल से 100, है ना। रेजर से कितना मिल गया? 100, है ना। दूसरी चीजों से इसी तरह से, है ना। जब पैसा मिला और सबको उठाकर सरकार ने जोड़ दिया, वही क्या हो गई? हमारी जीडीपी। अरे हाँ कि ना। अब जीडीपी में कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में ये रखना है जीडीपी में कि जितनी भी विदेशी कंपनियां यानी कि जो फॉरेन कंपनीज हैं, क्या हैं? फॉरेन कंपनीज हैं। अगर ये फॉरेन कंपनीज यानी कि विदेशी कंपनियां, ये जो विदेशी क्या है कंपनियां हैं, अगर ये भारत में हैं, अगर ये विद इन इंडियन टेरिटरी अगर हैं, अगर ये भारत की सीमा के अंदर हैं, तो ये भी जितना प्रोड्यूस करेंगे उसकी गिनती भी भारत की जीडीपी में होगी। सीमा का मतलब हुआ हमारी बाउंड्री के अंदर उत्पादन चाहे कोई भी करे, है ना। चाहे वो प्रोडक्शन भारत की कोई कंपनी करे, चाहे वो प्रोडक्शन विदेश की कंपनी कोई करे, इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? उस चीज का प्रोडक्शन, उत्पादन हमारे देश की बाउंड्री के अंदर हो रहा है। अरे क्या हो रही है? हमारे देश की बाउंड्री के अंदर हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैंने लिया ए क्या है? ए एक विदेशी कंपनी है। क्या है? ए एक विदेशी कंपनी है ना। और दूसरी तरफ हमने लिया क्या? बी, जो हमारी लोकल कंपनी है ना। बी ये हो गई हमारी लोकल कंपनी, है ना, मतलब। और ए हमारा क्या हो गया? ये हो गई फॉरेन कंपनी। अरे क्या हो गई? ये हो गई फॉरेन कंपनी, है ना। अगर ये दोनों ही हमारी सीमा के अंदर हैं, है ना, लोकल कंपनी ने टोटल 1 साल के अंदर कितना उत्पादन किया? मान लीजिए कि उसने उत्पादन किया 500 रुपीस यानी 500 रुपए का। कितना उत्पादन किया? 500 रुपए का। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। और ये जो विदेशी कंपनी आप देख रहे हैं, इन्होंने भारत की सीमा के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितना प्रोडक्शन किया? 100 रुपीस यानी कि 100 रुपए का। तो भारत की जीडीपी क्या होगी?
तो जब हम जीडीपी की बात करेंगे ना, तो 500 प्लस 100, यानी कि जो हमारी लोकल कंपनियां हैं, जो हमारे देश की हैं, उनका भी पैसा जुड़ेगा, और हमारी बाउंड्री के अंदर जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी अगर हैं तो उनका भी पैसा जुड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारी जीडीपी कितनी होगी? हमारी जीडीपी होगी 600 रुपीज की। हमारी जो जीडीपी होगी वो होगी 600 रुपए की। कितनी होगी? 600 रुपए की। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हमारी बाउंड्री के अंदर, चाहे वो लोकल कंपनी हो, चाहे वो क्या हो, फॉरेन कंपनी हो, है ना, दोनों से जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, जैसे लोकल कंपनी से कितना हुआ 500, है ना, और फॉरेन कंपनी से कितना हुआ 100, तो दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब हमारी बाउंड्री के अंदर टोटल कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है? तो वो हुआ है 600 रुपए का। यही है हमारी जीडीपी। अरे क्या है? यही है हमारी जीडीपी। बोलिए हाँ कि ना? तो जीडीपी सब लोगों को क्लियर हुआ क्या? अरे जीडीपी सब लोगों को समझ में आया। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी भी देश की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, चाहे वो हमारे देश की कंपनी करे या फिर कोई, है ना, विदेशी की कंपनी करे, उसका पैसा हमारे देश की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। अरे बोलिए हाँ कि ना? किसका? आयात नहीं, आयात निर्यात नहीं। देखिए, निर्यात हम उस चीज को करते हैं जो हमारे यहां नहीं हुई है, दूसरे यहां हुई है ना। मतलब आयात उसका करते हैं, है ना, जो हमारे यहाँ नहीं हुई है, जो दूसरे यहाँ हुई है। और निर्यात का मतलब होता है, एक्सपोर्ट का मतलब जो हमारे यहाँ हुई है वो हम दूसरों को दे रहे हैं। तो जिन चीजों का निर्यात हम करते हैं केवल उन्हें काउंट करेंगे, जिनका हम इंपोर्ट करते हैं उन्हें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हमारी बाउंड्री के बाहर हुआ है। समझ रहे हैं क्या? अरे समझ रहे हैं क्या? इसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं जीडीपी। अरे समझ गए? अब जीडीपी आप देखोगे तो जीडीपी दो तरीके से निकाली जाती है। जीडीपी को कितने तरीके से निकाला जाता है? दो तरह से, है ना। यहां पर मैंने लिख दिया जीडीपी। अब जब मैंने जीडीपी लिखा, तो जीडीपी को दो तरह से काउंट किया जाता है। एक को हम बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी निकाली जाती है तो कैसे कैलकुलेट होती है ना। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को ही हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल वैल्यू ना। अरे हाँ कि ना? कल भी मैंने आपको बताया था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा क्या हो गया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, इसमें जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, क्या हुआ है? जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, मतलब हमारे पास टोटल जितनी जीडीपी मिली है ना, जीडीपी को जब हम माइनस करते हैं, क्या, जब हम, है ना, इसमें बेसिकली फैक्टर कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए जीडीपी में जब कभी भी क्या किया जाता है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब ऐसा टैक्स जो हम पर डायरेक्ट नहीं लगा है। टैक्स दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और एक को क्या बोला जाता है? एक को हम बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। अरे हाँ कि ना? डायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है जो डायरेक्ट हम पर लगता है, जो सरकार सीधे सीधे हमसे वसूलती है, जैसे इनकम टैक्स आपके इनकम पर लगा और सरकार ने आपसे सीधे सीधे वसूल लिया। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है ऐसा टैक्स जिसे हम डायरेक्टली सरकार को पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, है ना, कुछ खरीद रहे हैं, है ना, तो हम पे कर रहे हैं, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान से समझिएगा कि जब कभी भी जीडीपी में माइनस कर दिया जाता है, किसको? इनडायरेक्ट टैक्स को। किसको माइनस करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब कि जीडीपी टोटल प्रोड्यूस हमारी जब हुई, तो फैक्ट्री में उसकी कीमत लगभग कितनी थी? फैक्ट्री में कीमत कितनी थी उसकी? तो जो भी रही हो, मान लीजिए कि कोई भी देश है, वहां पर 100 रुपए का उत्पादन हुआ, है ना, चाहे वो विदेशी कंपनी हो, देसी कंपनी हो, सबने मिलकर उस देश के अंदर कितना प्रोडक्शन किया? 100। अरे 100 किया, है ना। अब बताइए
कि जब कस्टमर तक वो चीज पहुंचेगी तो उसमें टैक्सेस जुड़ेंगे ना, तभी तो उसका दाम बढ़ता चला गया। ट्रांसपोर्टेशन टैक्स जुड़ रहा है तो ये टैक्स जुड़ रहा है ना, इस तरह से उसका दाम क्या हो गया, बढ़ गया। जब जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को आपने हटा दिया, और इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के बाद है ना, जब आप क्या करते हो, इसमें प्लस करते हो क्या, है ना, जब टैक्सेस प्लस सब्सिडी, है ना, जो सरकार हमें सब्सिडी देती है, जब उसको जोड़ दिया जाता है तो इसे बोला जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसे हम लोग कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि लागत मूल्य पर जीडीपी कैसे निकाली जाती है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि लागत मूल्य यानी जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्ट्री की जो कीमत है, उसको कैसे निकाला जाता है जीडीपी में, तो आप बोलोगे जितना टोटल जीडीपी मिली। हमारे पास टोटल अभी जीडीपी कितनी मिली थी, 600, अरे मिली थी कि नहीं 600, 500 भारत की कंपनियों ने और 100 रुपए विदेशी कंपनी से अपन को मिला था। 600 रुपए हमारे पास क्या है, 600 रुपए हमारे पास है टोटल जीडीपी, है टोटल जीडीपी। 600 यहां हमने लिख दिया, लेकिन 600 में सही मायने में अगर देखा जाए तो 200 रुपए क्या थी, 200 रुपए था इनडायरेक्ट टैक्स। क्या था इसमें, 200 रुपए था इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि सब्सिडी कितनी दी थी, सब्सिडी दी थी 50 रुपए। क्या दी थी, 50 रुपए, है ना। उस वस्तु पर गवर्नमेंट ने पहले से तय कर रखा था कि उसका जितना भी कीमत होगा बाकी आप देंगे, 50 रुपए हम देंगे। जैसे आप देखोगे सिलेंडर वगैरह पर सब्सिडी दी जाती है, दी जाती है ना, जब एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं तो सब्सिडी दी जाती है। अभी आपने 2 दिन पहले की खबर भी पढ़ी होगी कि अभी हाल ही में जो एलपीजी सिलेंडर है वो 44 रुपए सस्ता हो गया है। 44 रुपए जो सिलेंडर था वो सस्ता हो गया, है ना। 19 किलो का सिलेंडर, है ना, जो पहले, है ना, ज्यादा था, लगभग 1803 रुपए के आसपास मिलता था दिल्ली वगैरह में, उसकी कीमत कम होकर अब लगभग वो 1762 रुपए के आसपास में आ गई है ना। मध्य प्रदेश में अभी एक सिलेंडर की कीमत लगभग 808 रुपए के आसपास में थी, है ना। अब अगर 44 रुपए कम हुआ तो इसका मतलब है कि अब हमें उतना पे करना है ना, जितना उस 44 रुपए को निकालने के बाद आया, है ना। तो 44 रुपए माइनस कर दो, उतना अमाउंट हमें देना। और उसमें भी सरकार ने बोल रखा है हम सब्सिडी देंगे, तो आप देखते हो 250 रुपए 300 रुपए सब्सिडी अलग से सरकार देती है खाते में। तो वहीं पर नहीं कट हो जाता, वहां पैसा आपको पूरा जमा करना पड़ेगा, है ना। फिर सरकार जो है सब्सिडी आपके खाते में सीधे ट्रांसफर कर देगी, कभी कभी करती नहीं। सरकार के पास इतना काम धाम है कि वो देंगे ही नहीं। 4-6 महीने में धीरे धीरे करके फिर सब्सिडी देते हैं, समझ रहे हैं। नहीं है, क्यों नहीं है, लाडली बहनों को सरकार पैसा दे रही है। कितना दे रही है, 1250। और अब प्रयास किया जा रहा है 3000 तक ले जाएंगे उसको। 1250 रुपए दे रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि देखो बहनों को दे रहे हैं और जीजा लोगों से वसूल रहे हैं। बहनों को कितना दे रहे हैं, 1250। और वही बहन के पतिदेव को 2 बार बिना हेलमेट के पकड़ लिया, वसूल, खेला खत्म, जीजा जी से ले लिया। समझ रहे हैं, सरकार बहुत चालाक है। और वो इसीलिए चालाक है क्योंकि उसको पता है कि लोग उतने चालाक नहीं है। लोगों को ये लगता है कि 1250 रुपए दे रही है, एक्चुअल में लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार हमसे पैसा बीच बीच में ले भी रही है। जो आता है वो दिखता है, जो जाता है उसको इतना नोटिस नहीं किया जाता। समस्या इसलिए ज्यादा है। तो जब टोटल जीडीपी में से 200 रुपए आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया, और सब्सिडी मान लीजिए सरकार ने कितना दिया था, 50 रुपीज दिया था। अब जो ये वैल्यू निकल कर आएगी ना, इसी को हम कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और कितनी वैल्यू निकल कर आएगी लगभग बताइए, तो ये वैल्यू निकल कर आई 450, 450। ये है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अरे समझे कि नहीं समझे। और यही का आप उल्टा कर दो कि जीडीपी में आप प्लस कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस, और माइनस क्या कर दो आप, सब्सिडी जो सरकार हमें दे रही है। ये जब निकाल लोगे, इसे हम लोग कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
सॉरी मार्केट प्राइस, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे क्या बोला कि 600 रुपए की ये चीज थी, 600 रुपए टोटल जीडीपी हमारे पास आया, आया कि नहीं आया। प्रोडक्शन कितने का हुआ, 600 का हुआ, 600 का प्रोडक्शन। अब जब उसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा तो इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए कितने का जोड़ दिया हमने, 200 का। अरे जोड़ा कि नहीं जोड़ा। और सरकार कितनी सब्सिडी दे रही थी, 50। अरे कितनी सब्सिडी दे रही थी, 50 ना। तो हम यहां पर सब्सिडी को क्या कर देते हैं, माइनस। तो अब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितने निकल कर आएगी, अरे कितने निकल कर आई, 750। अरे हाँ कि ना, यही है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपी बाजार मूल्य पर किसके बराबर होता है, यही लिखा होगा कि जीडीपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन ए माइनस सब्सिडी, है ना। दूसरा ये लिखा होगा जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। तीसरे में पलट देगा जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इसी तरह से आपको उलझाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब जीडीपी में इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है, सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जब कभी भी जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया जाता है और सब्सिडी को घटा दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या। अगली जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी अगले सेशन में। अभी जीडीपी खत्म नहीं हुई है, अभी जीडीपी में दो चीजें और बची हैं। एक को हम कहते हैं रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। तो जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होती है, इसके अलावा एक और जीडीपी होती है, ट्रिपल पी जीडीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर। इन सभी कॉन्सेप्ट पर हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, इसीलिए आउटलाइन बनाई है। बहुत अच्छे समझना इस टॉपिक को, है ना। बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक बार समझ गए तो आपसे गलतियां किसी भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से नहीं होंगी। और इस टॉपिक में अभी जीडीपी में बता रहा हूं, कल मैं आपको करंट से लिंक करके भी बताता चलूंगा इस समय हमारी जीडीपी कितनी है ना, ग्रोथ रेट कितनी चल रही है ना, पहले ग्रोथ रेट कितनी थी। जितने क्वेश्चन करंट पर पूछे जा सकते हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। तो इस सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में बाकी सेगमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि।